So dear student, welcome to my class. Before starting our class, I humbly request to all of you, kindly subscribe my channel and also share with other persons, in principal those person who are students, जिनके लिए ये हमारी सीरीज़, ये सेशंस यूज़फुल है, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पहुंचाएं, शेयर करके, और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ साथ जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसको पूरा देखें, जो आपके लिए भी बेनिफिशियरी हो और आपकी नॉलेज को इन्हांस कर सके। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसी की सीरीज़ में है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये इनफैक्ट अभी तक जो हम अपनी अप्रोच थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसके रूट्स थे। धीरे धीरे हम डिपार्ट हुए क्लासिकल मैकेनिक्स से और हमने जो अपनी अप्रोच है वो क्वांटम की तरफ शिफ्ट की। तो जो बोर्स मॉडल है उसमें क्वांटिफिकेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई एटम जो है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, जो रदरफोर्ड मॉडल में लकूना था या ड्रॉबैक थे। और साथ साथ उन्होंने जो ये हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रा मिलता है, ये डिफरेंट सीरीज़ है, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। पर बोर्स थ्योरी जो थी या बोर्स मॉडल था उसका कोई थ्योरेटिकल या इस तरह का सपोर्टिव कोई उसके आगे फेवर में थ्योरी नहीं थी। तो डी ब्रोगली ने जो थ्योरी दी, जो हाइपोथेसिस दी, उसने उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। तो जो आज हम देखेंगे वो बेसिकली हम अब डिपार्ट हो रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जो बहुत बड़ा अंतर है वो ड्यूलिटी ऑफ मैटर है, या मैटर का ड्यूल नेचर है, उसके ऊपर एम्फेसाइज करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा क्लासिकल मेथड है या क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो मॉडल है, वो हमें उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ताकत देता है जिनको हम मैक्रो लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, यूनिवर्स है, स्पेस है, इन सबको हम जो मैक्रो लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ ये और अच्छे तरीके से उस मॉडल को समझा सकता है। तो अगर हमें ड्यूल नेचर समझना है तो हमें इस मॉडल को जो बेसिक है फिनोमिनल लेवल पे समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इस मॉडल का क्या था, ये पार्टिकल रेडिएशन मॉडल कह सकते हैं आप, या मैटर रेडिएशन मॉडल है ये, जो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स है। इसमें मैटर जो भी है उसको उन्होंने कंसीडर किया है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इवन उन्होंने लाइट को ये कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूअस स्मॉल पार्टिकल्स है। तो एक एस्पेक्ट जो था वो पार्टिकल था। हम पार्टिकल से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ या वेरिएबल्स होते थे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं, मोमेंटम कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी वो पार्टिकल से रिलेटेड थी और उनके डेफिनेट रिजल्ट थे। और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वेव्स हैं या वेव्स, वो हम रेडिएशन में डील करते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्सेस का इंटरफेरेंस था या इन्फ्लुएंस था, उसके कारण जो वेव्स जनरेट हो रही थी उसको हम सेपरेट डिस्कस करते थे। तो इस मॉडल में हमारा सारा एम्फेसिस इस बात पे था कि जो चीज़ एज ए पार्टिकल है वो एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी और जो एज ए वेव है वो वेव बिहेव करेगी, और हम इसीलिए उनके डेफिनेट रिजल्ट्स निकालते थे।
उनकी वैल्यू अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे पता है तो हम फ्यूचर में उसको डेफिनेट वैल्यूज़ को या उसके डेफिनेट जो रिजल्ट्स होंगे या उसका क्या होगा वो डेफिनेटिव फॉर्म में हम उसको बताते थे। 1905 के आसपास मैटर वेव्स की जब के बारे में पता चला, डिस्कवरी हुई, तो धीरे धीरे ये जो अप्रोच थी उससे दूर की तरफ एक मॉडल डेवलप होना शुरू हुआ। उसके पीछे और भी कई कारण थे। तो वो कारण जो थे वो बेसिकली क्या थे कि वो कारण थे या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया उसको एक्सप्लेनेशन कर देना, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको प्लांक्स ने उसके बारे में बात करी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को तभी छोड़ता है और तभी उसको एस्केप करता है उससे जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा का उसके ऊपर रेडिएशन फॉल होता है। इंटेंसिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स की अप्रोच वहाँ पे कामयाब नहीं हो रही थी। अगर हमारी जो इंसिडेंट वेव है या रेडिएशन है उसका अगर फ्रिक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम रहेगी तो इंटेंसिटी उस वेव की चाहे कितनी ज़्यादा हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को जैसे ही पार करेंगे तो रेडिएशन की इंटेंसिटी कुछ भी हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। यानी ये ओनली डिपेंडेंट था इलेक्ट्रॉन का इमिटेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको क्लियर नहीं कर पा रही थी। तो धीरे धीरे क्लासिकल मैकेनिक्स से एक तरह का सेपरेशन स्टार्ट हुआ, एक नई फील्ड आई। और बेसिकली ये फील्ड कब आ रही है? जब हम सब एटॉमिक लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे हमारा डिस्कशन जा रहा है, जब वहाँ पे अप्रोच हम कर रहे हैं, वहाँ के मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमें लग रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे लिए काम की नहीं है। तो इसी ही सीक्वेंस में 1924 में डी बर्गोली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। तो उसी हाइपोथेसिस को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली डी बर्गोली हाइपोथेसिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इसका एक बेस, ये क्यों और कैसे प्रपोज हुई। सेकंड, ड्यूल नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको ये बता रही है वो क्या चीज़ है। फिर वो मैथमेटिकल मॉडल जो डी बर्गोली ने दिया, यानी जो डी बर्गोली ने हाइपोथेसिस दी, उस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हुआ उसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। और साथ में जो हम कह रहे हैं कि डी बर्गोली हाइपोथेसिस ने जो सपोर्ट दिया बोर्स मॉडल को, उसको एक सेपरेट तौर से डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये 3 एस्पेक्ट हम लोग डी बर्गोली के हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। ये 3 वीडियो में सीरीज जाएगी, 3 वीडियो में पार्ट रहेंगे। इस 3 पार्ट में ये टॉपिक हमारा फिनिश हो पाएगा। तो हम अब डी बर्गोली हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है कॉम्पटन्स फार्मूला था एक। तो कॉम्पटन्स ने क्या इस्टेब्लिश किया? जो कॉम्पटन्स ने इस्टेब्लिश किया उस फार्मूले के थ्रू, उन्होंने ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो वो वेव पार्टिकल ऑफ लाइट की तरह बिहेव करने लगती है। यानी अब वो अपना वेव नेचर छोड़ के पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करने लगती है जब वो किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है। जब कॉम्पटन्स ने ये चीज़ दी तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि यानी अगर हमारा वेव है और वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आने के बाद एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। जब ये चीज़ एक क्लियर हो गई तो 1924 में डी बर्गोली ने एक हाइपोथेसिस दी।
आज भी हम इसे डी ब्रगोली हाइपोथेसिस के नाम से ही पढ़ते और समझते हैं, जबकि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 1924 में ये मिला है और 1927 में आके 1923 से 27 के बीच में डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे इसको एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुई। तो लेकिन आज भी इसको हम हाइपोथेसिस के ही नाम से पढ़ते हैं। तो डी ब्रगोली ने क्या प्रपोज किया? तो डी ब्रगोली ने ये प्रपोज किया कि जो मैटर पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन्स और जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं उसको बारे में उन्होंने ये कहा कि वो पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बिहेव कर सकते हैं लाइक ए वेव। दैट मीन्स जो पार्टिकल है जिसको अभी तक हम मैटर में डिस्कस करते थे वो बिहेव कर सकता है लाइक वेव, जिसको हम रेडिएशन में डिस्कस करते थे क्लासिकल मॉडल में। तो यानी अब हमारी एक दिक्कत खड़ी हो गई कि अब हम इसको कंसीडर किस में करें? आइदर वी विल कंसीडर इट इन मैटर और इन वेव। अगर हम इसे वेव में करेंगे तो दूसरा मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम इसको पार्टिकल में करेंगे तो हमें दूसरा मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो डी ब्रगोली ने कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई पार्टिकल अगर उसका कोई लीनियर मोमेंटम होता है तो वो किसी वेव टाइम पे किसी वेव के तरह बिहेव कर सकता है। तो जो उस वेव का लैम्डा होगा वो उस पार्टिकल के मास मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के ऊपर ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक पार्टिकल अगर बिहेव करता है वेव की तरह तो जो वेव से रिलेटेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो, और जो उससे पार्टिकल के रूप में जो उसके पैरामीटर्स होंगे, यानी इन दोनों के सेट के जो डिफरेंट सेट्स हैं उनके जो पैरामीटर्स होंगे उनके बीच में उन्होंने कहा एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। वो रिलेशन के थ्रू उन्होंने कहा कि जब ये एक वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये हम मैथमेटिकल मॉडल जब इसका डिस्कस करेंगे तब हम डील करेंगे कि वो कैसे उन्होंने पॉस्टुलेट किया, वो फॉर्म्स क्या है, वो क्या रिलेशंस हैं, उसमें हम अपना ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो डी ब्रगोली ने जो वेव दी, जिसको डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया, उसी वेव को श्रोडिंगर ने खोजा। तो ये दो काफ़ी एस्पेक्ट्स हो जाती है, यानी अब जो हमारी अप्रोच है, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा मॉडल है, वो अब डिपार्ट हो रहा है जो अपनी प्रीवियस पाथ था, अब उससे ये उस ट्रैजेक्टरी को छोड़ के दूसरी ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है अब। और इसके आगे जो भी हमारे इस सीरीज में आगे के जितने डिस्कशन होंगे वो अब उस थ्योरी को छोड़ के क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ही बेस हो जाएंगे, और उसी को भले ही आज हम पढ़ते हों लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स उनका बेस है। तो जब हम आगे की अपनी सीरीज पढ़ेंगे देखेंगे तब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम तब एक बार और थारोली डील करेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे है, कैसे ये दोनों मॉडल अलग हैं, उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम आगे समझ पाएंगे। लेकिन आज हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या जिसको हमें समझना है कॉन्सेप्चुअली, वो ये है कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर क्या है। अभी उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें ये चीज़ मिल रही थी कि पार्टिकल और वेव जिन्हें हम सेपरेट मान के चल रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। यानी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है एज पर कॉम्पटेंस फार्मूला, और पार्टिकल एज ए बिहेव कर सकता है वेव के एज पर डी ब्रगोली हाइपोथेसिस।
इससे पहले आइंस्टीन ने भी मैटर वेव्स को एक्सप्लेन किया था जो 1905 में था, तब उनका थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन था वो, लेकिन यहाँ पे ये उससे आगे आके एक्सप्लेनेशन किया गया। तो अब ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि मैटर जो है वो ड्यूल नेचर शो करता है, यानी वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, जो पहले हम अलग अलग एस्पेक्ट्स मानते थे। तो ये रिलेट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे वो किस फॉर्म में है, यानी ये सब प्रॉपर्टी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। उसी चीज को हीजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हाईलाइट किया। उन्होंने कहा अगर किसी चीज को हम स्टैटिक फॉर्म में, बिल्कुल पार्टिकल फॉर्म में, अगर हम उसकी पोजीशन को डिफाइंड करते हैं तो एट ए सेम टाइम हम उसकी मोमेंटम को, जो एक मूविंग उससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, उसको हम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिसेशन में दिक्कत आएगी, वो कुछ डिग्री कम प्रिसेशन से हम उसको मेजर कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगा, ये उन्होंने अपनी प्रिंसिपल में कहा। उसी के हम सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, जहाँ पे एच क्रॉस को प्लांक्स रिड्यूस्ड कांस्टेंट भी कहते हैं या रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है, यानी दैट मीन्स एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। तो ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी का मल्टीप्लिकेशन एक इनइक्वालिटी देता है हमें, जो ये कहती है कि आइदर इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इससे हम ये कहते हैं कि अगर एक चीज को हम प्रिसाइसली नापेंगे तो इस लेवल तक की उसमें अगर प्रिसिशन में कमी आती है, एक्यूरेसी में कमी आती है, तो ये होगा, इससे ज़्यादा एक्यूरेट हम नहीं मेजर कर सकते। उन्होंने उसको क्वांटिफाई कर दिया। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, डेल्टा एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल प्रिसाइसली आप मेजर कर लेंगे तो वो ये इस लिमिट्स में नहीं बंधेगा, अगर ये हम कर सकते हैं। लेकिन हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें इस चीज़ से रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है। हम जब श्योरिटी से कह ही नहीं सकते, हम उसके बारे में सर्टन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ हम प्रिसिशन से मेज़र कर लेंगे, जब सर्टनिटी ही नहीं है कि वो वेदर वो वेव फॉर्म में या मूविंग फॉर्म में है या वो पोजीशन फॉर्म में है, स्टैटिक फॉर्म में, तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के और भी रिलेशंस मिलते हैं, एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो इसकी वजह से बोर्स मॉडल के ऊपर क्वेश्चन उठे थे, क्योंकि जो बोर ने अपना मॉडल दिया था उस मॉडल में वो दोनों चीज़ को प्रिसिशन से मेजर करने का बारे में कह रहे थे। तो ड्यूल नेचर अब क्लियर होता जा रहा है हमारा कि ड्यूल नेचर बेसिकली इस चीज़ को समझाता है कि कोई चीज़ हमें एज ए पार्टिकल भी नहीं देखनी, एज ए वेव भी नहीं देखनी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर ये आज पार्टिकल है तो ये अपनी फॉर्म चेंज करके किसी पर्टिकुलर दूसरे मोमेंट पे एज ए वेव बिहेव करेगा। जब ये चीज़ आ जाती है तो हम एक चीज़ खो देते हैं, वो चीज़ है श्योरिटी, डेफिनेटिज्म, जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिकल मॉडल की।
यहाँ हमारी अनसर्टेनिटी आ जाती है, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने जो आज का अपना फोकस रखा है सेशन का, वो इस बात पे रखा है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, उसके बेस पे अपनी अप्रोच बढ़ाने की तरफ एटम के, हमारा क्राइटेरिया क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी इनको समझना नहीं है, या इसी तरह की क्वांटम डायनामिक्स आए या और फील्ड है इसकी, हमें उनको नहीं समझना। हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि हमको केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री में वो चीज़ कैसे इंटरप्रिटेट होती है हमें उसे समझता है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे हमारी शेप जुड़ी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशंस वगैरह हैं उससे हमारी शेप जुड़ी हैं, हमारे ऑर्बिटल्स की शेप जुड़ी हैं, ऑर्बिट्स जुड़ी हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ी है, ये सब चीज़ें जो हमारी हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम उसको स्टडी जरूर करेंगे, लेकिन अपना अप्रोच या हमारा जो मतलब सिग्निफिकेंस है वो केमिस्ट्री पे ही रहेगी, यानी हम वहीं इम्फेसाइज करेंगे केमिस्ट्री, जहाँ हम उसके मैथमेटिकल मॉडल में इतना इनरोड नहीं होंगे, वहाँ हम इतना अपना वेट नहीं डालेंगे, हम अपना उन एस्पेक्ट्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी केमिस्ट्री से जुड़ी है। तो हम अगर इस मॉडल में आगे जाएंगे तो हमें ड्यूल नेचर को समझना जरूरी है एज ए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आज हमने ड्यूल नेचर को समझा। ड्यूल नेचर का सिंपल सा हमारे हिसाब से जो क्राइटेरिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जिसे आज तक हम ये मानते आ रहे थे ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, आज हमें पता लगता है कि वो एक ही कॉइन के दो पहलू हैं या दो साइड्स हैं जो कभी भी एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आज हमने अपना क्लास इसी पे फोकस किया हुआ है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम इसके मैथमेटिकल पार्ट को देखेंगे कि वो रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुई, क्या हुई वो रिलेशनशिप, और उसके बाद वाले पार्ट में हम इसको देखेंगे कि जो इसने बोर्स को सपोर्ट किया वो कैसे किया। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।